हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज सेकंड लेक्चर है हमारा पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, है ना। बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। पॉलिनोमियल्स को समझा था, पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन सारी हमने क्लियर की थी पिछले वाले लेक्चर में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस की थी कि आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किए थे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ। तो देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कर लिए थे, है ना। दो टाइप्स में मैंने इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो ये सारा का सारा हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था बच्चे ना। लाइक और अनलाइक टर्म्स, एडिशन कैसे करना है दो पॉलिनोमियल का, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे और डिवाइड कैसे करोगे। अगेन डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन के लिए आगे भी कुछ थ्योरम्स आएंगे, उसमें भी हम डिवीजन का यूज़ करेंगे और उसमें कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे कि डायरेक्ट हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको रिमाइंडर थ्योरम मैं करवाऊंगा, तो विदाउट सॉल्विंग होल क्वेश्चंस, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो बच्चे, रिमाइंडर निकाल सकते हो, है ना। और अगर कभी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, ये भी हम सीखेंगे आपके फैक्टर थ्योरम में। तो दो थ्योरम्स आपके इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मैं करवाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। और ये सारे के सारे फार्मूले हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो इतना आपका हो चुका था पॉलिनोमियल से। तो नेक्स्ट जो अभी काम का है हमारा, वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है आप इसका कैसे यूज़ करोगे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम का जो यूज़ करोगे वो किसके लिए करोगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए करोगे। और वो रिमाइंडर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हम करते हैं अपना जो हमने अभी तक सीखा है वो वाला मेथड कि रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है, पर कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को नहीं पता रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। मैं जो अपना ट्रेडिशनल मेथड था मेरा डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल का, उसको यूज़ करके क्या कर देता हूँ बच्चे, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन को 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइडेड बाई करना है हमने x+1 से। किससे, x+1 से। तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसमें ये लिख लेना कि फाइंड रिमाइंडर। अब मेरे को रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता तो मैं अपने ट्रेडिशनल बेसिस का रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड बाई x+1। तो पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट में क्या आ जाए, 3x³ आ जाए। सेम सेम आएगा तो कटने में क्या रहेगी, ईजी रहता है ना। तो आपको 3x³ ही लेके आना है। तो अगर आप इसको 3x² से मल्टीप्लाई कर देते हो, 3x² से इस कंप्लीट को अगर आप इसको 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 3x³ और फिर आएगा प्लस 3x²। आई थिंक ये वाला क्लियर स्टेप है आपका, है ना। 8th में किया था, 8th में अलग कंसेप्ट है, 10th में तो आना चाहिए भाई, है ना। तो नेगेटिव और नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया। x² माइनस 3x² माइनस 2x² और प्लस 2x प्लस 5। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 2x² बनाना है, माइनस का 2x² ना, तो माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर लो। अगर माइनस के 2x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस 2x² और माइनस 2x। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो ये डिलीट हो गया, ये 2 + 2 हो गया 4x, ये आ गया आपके पास प्लस 5। तो अभी भी दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, यानी अभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे इसको +4 के साथ। तो +4 के साथ करोगे तो 4x + 4 बनेगा, 4x + 4। अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। यानी रिमाइंडर कितना आया आपका, 1। तो अगर कभी वो तुमसे पूछ ले कि एक आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, उसको डिवाइड कर दिया किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ और फिर उसने पूछ लिया फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने का ये तरीका है जो हमें अभी बिल्कुल नहीं करना, है ना। ये इसलिए किया क्योंकि हमें रिमाइंडर थ्योरम का पता नहीं था कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन पे नहीं जाना है बच्चे, डेफिनेशन हम करेंगे बाद में, पहले इसको अप्लाई करने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ।
अगर आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और आपके पास क्या दिया है, डिवाइज़र, तो आप डिवाइज़र को इज इक्वल टू ज़ीरो कर देना। क्या कर देना, डिवाइज़र को इज इक्वल टू ज़ीरो। इस वाले केस में डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है x+1, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है, ये वाला क्या आएगा आपका, रिमाइंडर। तो डिवाइज़र को क्या कर दो, इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो। तो x+1 को क्या कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास -1। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू -1 इन डिविडेंड। डिविडेंड वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दोगे डिविडेंड में ना, डिविडेंड मतलब इसमें। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख ही देता हूँ किसमें पुट करना है। इसमें करना है आपने 3x² नहीं सॉरी x³ है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें पुट कर दो x की जगह कितना, -1। तो पुट करोगे तो आंसर देखो क्या आता है, -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5। अगेन सॉल्व करोगे ये आएगा -3, दिस इज योर +1, दिस इज योर -2 प्लस 5। तो नेगेटिव वाले इकट्ठे कर लो, -5 और ये बनेगा आपके पास 6 बनेगा, देखो है ना। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 6 - 5 यानी 1। तो ये जो 1 आंसर है यही क्या आएगा आपका, रिमाइंडर। तो इसका शॉर्टकट है, और शॉर्टकट कहाँ से आया था, रिमाइंडर थ्योरम से। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो डिवाइज़र होगा उसको इज इक्वल टू ज़ीरो करना है, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालते ही आपने उसको पुट कर देना किसमें, डिविडेंड में। डिविडेंड में पुट करोगे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर ही आएगा। तो आपको इस ट्रेडिशनल वे से करने की जरूरत नहीं, आप इस थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हो जिसका नाम क्या है आपका, रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में लिखा है लेट px बी अ पोलिनोमियल, कि px कोई भी पोलिनोमियल है मेरे पास। और इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग px क्या बन गया आपका, एक पोलिनोमियल था जो क्या था आपका बच्चे, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये इसकी बात कर रहा है कि लेट px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री है एक और एक से ज़्यादा, उसकी डिग्री एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो डिग्री देखो इसमें कितनी आ गई, 3, मतलब चलेगा, यहाँ तक बिल्कुल सही डेफिनेशन है। इज डिवाइडेड बाई x-a, उसको हमने x-a से डिवाइड किया, और यहाँ पे x-a की जगह क्या लिखता है मैंने, x+1 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, x+1 से। देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, pa आ गया। pa का मतलब है यहाँ से मैंने इज इक्वल टू 0 किया होगा, तो x-a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई होगी, a। तो मैंने pa निकालना है, यही मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। pa का मतलब है x की जगह क्या भर दो, a, क्योंकि आपने px तो इसको माना है ना। तो अब आप क्या करोगे, pa निकालोगे। pa का मतलब x की जगह a भरोगे, तो 3a³ प्लस a² प्लस 2a प्लस 5, और ये आ जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर। अब ये तो बोला है डेफिनेशन में, है ना, और डेफिनेशन तभी तुम्हें थोड़ी सी क्या लग रही होगी, अजीब जैसी लग रही होगी, पर इसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझो ना। प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या करना, जो डिवाइज़र होगा उसको इज इक्वल टू कर क्या कर दो, 0 कर दो। जब डिवाइज़र इज इक्वल टू 0 हो गया तो वहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू तुम डिविडेंड में पुट कर देना, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। बस इतना सा काम है ना, इतना सा काम है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या इसका मतलब था। आई थिंक ये वाला क्लियर हुआ आपका। अब डायरेक्ट किसका यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर का। और अगर कभी आपका क्वेश्चन करते करते रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है ना, तो इसको भी समझेंगे। वो वाला कंसेप्ट किस में आएगा आगे, फैक्टर थ्योरम में आएगा। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों सेम टू सेम है, बस वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो इसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है वो हमने समझना है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला आपका क्लियर हुआ कि रिमाइंडर आप इससे भी निकाल सकते हो। ये इसका आपने किस में यूज़ किया, ये आपने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो दोनों से आंसर सेम आता है बच्चे, है ना, सेम आंसर आएगा। पर कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि उन्होंने जज करना होता है कि बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम आती है कि नहीं आती है ना, ये जज करना होता है। तो वो क्या पूछता है, डेफिनेशन में ही क्वेश्चन को घुमा देता है कई बार। अगर डेफिनेशन में घुमाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी वो आंसर निकलेगा ना। ऐसा नहीं पूछेगा वो रिमाइंडर निकाल के बताओ, ऐसे पूछोगे तब तो अल्टरनेट है ना आपके पास, अल्टरनेट है, आप इसको यूज़ करके रिमाइंडर बता सकते हो।
पर जिसको इसका पता होगा वो इसको निकालने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसमें आपका टाइम भी बचेगा ना। तो कंसेप्ट के साथ जाना, यानी रिमाइंडर थ्योरम आपके अगेन क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो रिमाइंडर थ्योरम हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आए फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर जीरो बचेगा, और जीरो बचेगा तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या इसका मीनिंग है। तो एक तो मैंने ये करना है कि 4 को डिवाइडेड बाई कर दूंगा 3 से, और एक मैं 4 को डिवाइडेड बाई कर रहा हूँ 2 से, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट समझना है इसका। ये 3 1 आएगा 3, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पे करोगे 2 2 4, और रिमाइंडर बचेगा 0। तो रिमाइंडर 0 बचने का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 बचने, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर जो दो नंबर दो इनको तुम डिवाइड कर रहे हो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ और आएगा, है ना। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूँ, ये मैंने किया था 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 और 3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं थे तभी रिमाइंडर बचा है ना। और अगर मैं इसमें देखूँ तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है तभी रिमाइंडर कितना बचा, 0, तभी इसमें रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जब भी रिमाइंडर होगा 0 तो इसका मतलब होगा आपके जो दो नंबर हैं वो कंप्लीटली क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, और ये बात पक्की है। 4 के फैक्टर लिखोगे तो पहला फैक्टर क्या आएगा, 1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 4। फैक्टर का यही मतलब होता है ना, फैक्टर का मतलब होता है वो वाला नंबर कितने टेबल्स में आता है वो उतने उसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 4, और ये भी बात बिल्कुल सही है। 4 के फैक्टर क्या आते हैं, एक आएगा आपके पास 1, एक आएगा आपके पास 2, एक आएगा आपके पास 4। तो इनमें से कोई भी 3 तो नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो 4 के फैक्टर अगेन मैंने सेम लिखे थे बच्चे, 1 2 4। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4 बोल सकता हूँ। यानी ये भी समझ आया होगा तुम्हें। इसमें सिर्फ इतना सा समझाना था मैंने कि अगर रिमाइंडर आ गया 0, अगर रिमाइंडर कभी आपका 0 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। एक तो ये समझ लो। सेकंड ये समझ लो कि अगर मैं उस डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बस यही बोला था फैक्टर थ्योरम ने, और कुछ नहीं बोला है। सिर्फ इतनी सी बात बोली फैक्टर थ्योरम ने कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अब रिमाइंडर कैसे निकालना है, रिमाइंडर निकालोगे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका डिविडेंड क्या होगा, फैक्टर ऑफ योर डिवाइजर क्या होगा आपका, फैक्टर ऑफ योर डिविडेंड होगा। डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ योर डिविडेंड। बस इतना सा है कंसेप्ट, और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या वो बताने जा रहा है। वो बताना ये जा रहा है कि अगर कभी पी ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, बाकी की डेफिनेशन सेम है आपकी। देखो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 से बड़ी, और ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। कहाँ से आया होगा ए जो होगा वो आया होगा आपका जब आपने डिवाइजर को इज इक्वल टू 0 किया होगा, तो वहाँ पे है ना जनरल एग्जांपल एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, वहाँ से आया होगा। तो जब आप पी ए भरोगे किसमें, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिविडेंड, अगर उसमें भरोगे 0 तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। सपोज करो 0 आ गया, पिछले वाले में क्या आया था बच्चे, 1। अगर 0 आंसर आ गया तो मैं क्या बोलूँगा कि x माइनस ए जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो एक फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल का। यही मैंने बताया कि वो उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब ऊपर मैंने वो छोटा सा एग्जांपल लिया था ना, वही है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे पॉलिनोमियल में घुमाया है क्वेश्चन को। कांस्टेंट में तुम पहचान जाते, तुम इजीली पहचान रहे थे कि अगर मैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4 बोलूँ तो आप समझ रहे हैं कि 4 के फैक्टर होते हैं भाई, एक 4 फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। हाँ तो 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। वहाँ पे तुम समझ रहे थे, पर यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल में है सारा का सारा केस, तो वो उसका क्या बनेगा बच्चे, फैक्टर बनेगा। और अगर सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला कि अगर x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर कभी वो ऐसा बोल देता है खुद से ही क्वेश्चन ऐसा बोल देगा कि आपका जो डिविडेंड है ना, जो डिविडेंड है और एक डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को बोल देगा कि इसका फैक्टर है, खुद से बोल रहा है। अगर खुद से बोल देगा वो उसका फैक्टर है तो पक्का 100% बात है उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा।
तो हमेशा ये याद रखना कि जब आपका जो डिवाइज़र होगा वो फैक्टर ऑफ डिविडेंड होगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। बस इतना सा ही था आपका किसमें, फैक्टर थ्योरम में। तो इसमें एक एग्जांपल दिया भी है इन्होंने, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइडेड बाई करना है हमने x माइनस 1 से, और ये बताना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 को अगर मैं डिवाइडेड बाई करूँगा x माइनस 1 से, अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो ऐसा होगा कि x माइनस 1 इसका किसी न किसी टर्म से कट हो जाएगा। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे ऊपर वाले क्यूबिक इक्वेशन को, तो उसमें x माइनस 1 आएगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी पॉसिबल होगा ये, क्योंकि तभी वो फैक्टर होगा। फैक्टर होता तो वो ऊपर से क्या हो जाता है, कट। जैसे आपने 4/2 को क्या कर दिया था, कट कर दिया था, क्योंकि 2 क्या था, फैक्टर ऑफ 4 था। तो वैसे ही अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस होगा तो x माइनस 1 डिलीट होने वाला है जब इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। और वो हमने यही चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो आप चेक डायरेक्ट क्या करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और यही आप पुट कर दो इसमें, यही आपने पुट करना है। अगर इसको आप पुट करोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे माइनस माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब है मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, है ना। तो तुमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला है, अगर तुम्हारा मन करे वो डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करना, उससे भी निकालोगे तब भी 0 ही आएगा, है ना। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, पर अब क्रॉस वेरीफाई हमने क्यों करना है, जब हमने क्या पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया ना, तो क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ। और ये कंसेप्ट दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं हमें, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इकट्ठे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना, दोनों के दोनों। उसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, इसमें स्पेशल केस बन जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम यही बोलते हैं कि जो आपका डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का क्या होगा बच्चे, फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब है वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर आएगा 0, मतलब वो कट हो जाएंगे। सिंपल से ये ऐसा मतलब है उसका, और कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आई थिंक ये फैक्टर थ्योरम आपकी क्लियर हुई। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बच्चे इसमें कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन ही समझ नहीं आती। तो डेफिनेशन समझने से पहले हमने उसका कंसेप्ट समझा ना कि क्या वो बोलना चाह रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट है विदाउट यूजिंग योर डिवीज़न मेथड। तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। और सेकंड आपके पास फैक्टर थ्योरम ये बताती है कि कभी अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको फैक्टर मान लेना, तो वो हमेशा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना ये चीज़। और इसको हम यूज़ भी करेंगे आगे, जब मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व कर रहा हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या बोलूँगा, फैक्टर निकालो उसके, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तो फैक्टर निकालते टाइम आप यूज़ करोगे इस वाली थ्योरम का, किस वाली थ्योरम का, जो आपने सेकंड थ्योरम पढ़ी आपकी फैक्टर थ्योरम, उसका आप यूज़ करोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कोई एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें आपका पोलिनोमियल क्या रिजल्ट कर जाए, 0। तो पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 आना चाहिए, उसी को ही बोलते हैं जीरो ऑफ योर पोलिनोमियल। और यहाँ पे लिखा था मैंने द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर द पोलिनोमियल्स बिकेम 0। अब इसका सिंपल सा मतलब देखो, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो मेरे को ये बताओ, अब ये एफ एक्स का मतलब है पोलिनोमियल, एफ एक्स लिखो पी एक्स लिखो एक ही बात है। तो पोलिनोमियल है आपके पास 3x माइनस 12। अगर ये पूछूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 2 टर्म है तो बाइनोमियल है ना। और अगर मैं ऐसा पूछ लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री बताओ कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे लीनियर पोलिनोमियल है। तो क्या बोलोगे, लीनियर पोलिनोमियल है।
अब इसकी वैल्यू आपने जीरो करनी है, मतलब मेरे को जो आंसर चाहिए वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल चाहिए, यानी मैं एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं कि आंसर आपका जीरो बन जाए। इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या डाली जाए कि आंसर क्या बन जाए, जीरो। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं एक्स की जगह कितना डाल दूँ, 4 डाल दूँ, एक्स की जगह कितना डाल दूँ 4, तो बनेगा 3 इंटू 4 और -12 तो बनेगा 12 -12, यानी आंसर आ जाएगा 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो जीरोज आएगा, जीरो ऑफ एफ एक्स इज कितना, 4, क्योंकि 4 डालने से इसकी वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसका जीरो क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। पर इसको निकालने का जो मेथड है वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये तो हमने ऐसे ही जज किया क्योंकि इजी क्वेश्चन था। आपको जीरो पूछा है ना, जिसका जीरो पूछा है उसको आंसर को क्या कर दो, उस आंसर को कर दो आप ऐसे -12 इज इक्वल टू 0। कि आंसर तुम्हें क्या चाहिए, जीरो। इक्वेशन बना लो ना, पॉलिनोमियल में वैसे इज इक्वल टू नहीं होता, पर जब उसने ऐसा बोला कि कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो, तो हम मान के चले गए कि वो पोलिनोमियल क्या बनाना है हमने, जीरो। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आगे तो इजी है, 3x कितना आ जाएगा 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि 4 इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स कितना था 3x माइनस 12, तो 3x माइनस 12 का जीरोज आ जाएगा 4। तो इजी है ना, इक्वेशन बना लेनी है, बस जीरो पूछा है उस इक्वेशन को क्या कर दो, इज इक्वल टू जीरो कर दो, और वहाँ पे आप उसको सॉल्व करो और उसका आंसर निकाल दो, और जो आंसर एक्स की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो आई थिंक सिंपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट आके जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ोगे, वहाँ पे इज इक्वल टू मैं कर ही लेता हूँ ना, जीरो वो तो बना ही लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन में वैसे भी इज इक्वल टू आता है। तो फर्स्ट तो हमें क्लियर हुआ, इसका जो जीरोज आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। सेकंड ये है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसका जीरोज निकालने हैं, इसका जीरोज निकालने तो मतलब ये वाली वैल्यू कब इज इक्वल टू जीरो होगी ये जज करना है। तो ये कब इज इक्वल टू जीरो होगी, तो आपको समझ में आना चाहिए दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अब इज इक्वल टू भी आ गया, उसमें जीरोज पूछी है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आपने इज इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड होते हैं, आपको पता है पावर 2 है तो एटमोस्ट 2 आपके सोल्यूशन आएंगे। अगर 2 सोल्यूशन आएंगे तो उसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, हम कोशिश करेंगे सबसे पहला मेथड लगाएं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड ना। अगर आपको इन मेथड में कोई डाउट है तो जो आपके लेक्चर अपलोड हुए हैं, कौन से ऐप में लेक्चर अपलोड हुए होंगे आपके, बोर्ड वाले, तो बोर्ड वाले लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से करवाए थे ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे हम कर चुके हैं। तो बोर्ड में उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना होता है, मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है, और मिडल टर्म क्या है -5x। इसको ब्रेक करो पर कुछ ऐसे कि मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए तुम्हें, 3 इंटू 2 यानी 6, और वो भी पॉजिटिव का, ये आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए। और आपको ऐड करके क्या चाहिए, अगर आप ऐड करो तो आंसर आ जाए आपका -5। कोई भी दो ऐसे पेयर ढूंढो, कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या दे दें, पॉजिटिव का 6, और दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाए, -5। तो आई थिंक 3 और 2 सूटेबल पेयर लग रहे हैं मेरे को ना, -3 और -2 ये दो पेयर। अगर मैं दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव का 6 आंसर आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -5 आंसर आएगा। तो ये सूटेबल पेयर है ना, सूटेबल पेयर हैं। तो आप मिडल टर्म को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, किसमें, इन दोनों में। तो आप क्या करोगे, 3x स्क्वायर -3x -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट करके ये हुआ ना, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि -3x -2x अगेन क्या बनेगा, -5x। तो -5x को तोड़ा है बस -3x -2x में। पर ये जो ब्रेकेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली ब्रेकेज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया है, हर कुछ भी ब्रेक नहीं किया, मतलब अपनी मर्जी से ब्रेक नहीं किया। इसमें दो कंडीशन पक्का लगी हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, और ऐड करके क्या आना चाहिए -5। तो ऐसी ब्रेकेज अगर आप करोगे तो पक्का आपकी दो टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म होगी उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। आपका 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। और नेक्स्ट से भी आप कुछ ना कुछ कॉमन निकालो, पर अंदर x -1 ही बचना चाहिए ना।
तो कुछ ऐसा कॉमन निकालो, तो -2 कॉमन निकाल लेता हूँ। -2 कॉमन निकाली तो यहाँ पे x बचेगा, अंदर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा +2 आएगा, सेम बनेगा, है ना, क्या बनेगा, सेम टू सेम। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगेन आपको इन दोनों टर्म्स में x-1 कॉमन दिखा तो x-1 कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा 3x-2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब कब हो सकते हैं, एक तो x-1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, एक में 3x-2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो +1 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो 2/3 आ जाएगी, है ना। तो यानी ये दोनों दोनों क्या आ जाएंगे, उसके जीरोज आ जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जीरोस की जो वैल्यू आएगी वो 1 भी आएगी और 2/3 भी आएगी। इसका सिंपल ये मतलब है, अगर मैं 1 डालूंगा इस वाले पॉलिनोमियल में तब भी वो 0 हो जाएगा। 1 डाल के देख लेना, 1 डालोगे तो 3 बनेगा, -5 बनेगा, +2 बनेगा। तो 3 + 2 5 -5, आंसर कितना आएगा, 0। अगर मैं 2/3 डालूंगा ना, किसकी जगह, x की जगह, अगर x की जगह 2/3 डाल के देखोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तभी इसको क्या बोला, 0 बोला है। तो 2/3 डाल के देखना है था तो देख सकते हो, चलो देख ही लेते हैं ना डाल के। वैसे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा आता है वो। तो आएगा 3 × 2/3 है ना, यस, 2/3 का होल स्क्वायर -5 × 2/3 + 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 बनना चाहिए क्योंकि जीरोज ही निकाले हमने। तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पर एक 3 और बचेगा स्क्वायर वाला, तो 4/3 बचेगा, -10/3 बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा, 2। एलसीएम ले लोगे बच्चे, 3 एलसीएम आ गया, 4 - 10 + 6 आ जाएगा। और ये 6 + 4 कितना आएगा, 10 - 10/3। तो अगेन क्या बचेगा, 0/3 मतलब 0। तो फिर भी 0 ही बच रहा है, तभी इसको क्या बोला हमने, जीरोस बोला। तो याद रखना, एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें आपका वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1, तो उसके एट मोस्ट 1 0 आते हैं। एट मोस्ट 1 0 लिख रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली 1 0 नहीं, एट मोस्ट। एट मोस्ट 1 0 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो आ सकता है, पर एक से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना तो आपके कितने जीरोज आएंगे, एट मोस्ट 2 जीरोज आएंगे, एट मोस्ट 2 जीरोज। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, हो सकता है कभी कभार एक ही आए, वो अलग सिनेरियो, वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक में। पर आपको ये याद रखना है, क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 जीरो आ सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे तो कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए। एक कौन सा था, एक था 1 और एक था 2/3। अगर क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 जीरोज आएंगे, अगर वो क्वार्टिक होगी तब भी एटमोस्ट 4 जीरोज आएंगे, है ना। और यही सेम रहेगा आपका बाई क्वाड्रेटिक में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना है हमने, फैक्टर करना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, कब ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो उसके लिए तुम्हें फैक्टर निकालने पड़ते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, ये जो क्यूबिक वाला है ना, इसमें कहीं ना कहीं किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, आपका फैक्टर थ्योरम वाले कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट यही था आपका x³ - 2x² - x + 2 ना, x³ - 2x² - x + 2 फाइंड जीरोस ऑफ fx। fx का जीरो निकालो, ये आपके पास fx दिया है ना, fx दिया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अगर इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं तो मतलब इसको इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो आप क्या करो, x³ - 2x² - x + 2 इज इक्वल टू कितना कर लो बच्चे, 0। और कहीं ना कहीं आपको क्वाड्रेटिक तो याद होगा जो अभी हमने किया। तो यानी आपको धीरे धीरे ये जो भी यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं यहाँ पे, उसको धीरे धीरे इस फॉर्म में चेंज करना होता है। फिर आपके क्या आते हैं, जीरोज आते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म, यानी फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो 2 में तो तुमने फैक्टराइजेशन का रूल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल आएगा तो फैक्टराइजेशन का यही रूल है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, फैक्टराइज कर दो, आंसर आ जाता है। पर इसमें क्यूबिक में फैक्टराइज कैसे करेंगे? अगर ये भी पावर 2 वाली होती तो फैक्टराइज ही करते, वो इजीली तुम कर लेते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। यहाँ पे ये नहीं होने वाला। तो आपको इसका एक जीरोस, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, इसका एक जीरोस आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है इस पूरे में पुट करो x की वैल्यू अपनी इच्छा से 1, 0, -1, 2, -2। अगर किसी में भी वो जीरो बन गया तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका रिमाइंडर वो वाला पॉइंट क्या आएगा, उस पॉइंट को पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बार सपोज करके चलते हैं। पहले हम इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट जो आप इसमें फाइंड आउट करोगे फर्स्ट फैक्टर, जो फर्स्ट फैक्टर आप इसमें फाइंड आउट करोगे वो करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करके आप फर्स्ट फैक्टर उसका फाइंड आउट करोगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2। मैक्सिमम केसेस में इनमें से ही कोई ना कोई एक फैक्टर बन जाता है ना, 99% केसेस में। तो 0 डाल के देखोगे तो इतना समझ जाओ ये 0, ये 0, ये 0 पर +2 बन जाएगा। तो 0 डालने से आंसर 0 नहीं बना, पूरा का पूरा 0 बनना चाहिए, तो 0 तो नहीं आएगा। 1 डाल के देखते हैं, 1 डालोगे ना इसकी जगह, अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 से आंसर आएगा 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो इसको सॉल्व करो, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे 3, -3, यानी आंसर कितना आ गया, 0। अगर आंसर 0 आया, अब मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ फैक्टर थ्योरम को। आंसर 0 आया, किसकी वजह से आया है, 1 की वजह से। अगर 1 की वजह से आया ना आंसर, तो इसमें यही बोला था देखो कि अगर a डाल के आंसर आ जाए 0, अब उसमें a क्या है, 1 है, मतलब 1 डाल के आंसर 0 आ गया तो x - a क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 डाल के 0 आया है तो मतलब x - 1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप ना। तो इसमें आएगा आपके पास x - 1, तो 1 करके आया, तो देयरफॉर x - 1 इज द फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2, यानी x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और ये पक्का ऐसा ही होगा क्योंकि हमने पुट करके देखा ना, वो जीरोज आया तो मतलब x - 1 उसका क्या होगा, फैक्टर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x - 1 से। अब हमारा टास्क रिमाइंडर निकालना नहीं है, अब हमारा टास्क क्या है, आपका निकालना क्वोशेंट। और क्वोशेंट निकालने के लिए तुम्हें डिवीजन करना ही पड़ेगा। रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला ना x - 1 उसका क्या है, फैक्टर है। किसका, इस वाली इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं x³ - 2x² - x + 2। तो डिवाइड करो बच्चे, पहले x² के साथ डिवाइड करोगे, x² के साथ करोगे तो आएगा x³ - x², अगेन माइनस प्लस, ये वाला डिलीट, ये वाला आ जाएगा आपके पास -x² - x + 2, यही बचेगा ना, -x², हाँ यही बचेगा। फिर आप नेक्स्ट इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, -x से। -x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला बनेगा -x² - x, -x² - x। रुकना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 2x³ स्क्वायर था -x + 2x³ - 2x², x - 1 इसका क्या बना, फैक्टर। और x - 1 फैक्टर बना तो पहले x² से आपने मल्टीप्लाई किया, x³ - x² बनेगा, x² बन गया। फिर साइन चेंज किए, ये पॉजिटिव साइन आ गया, -x² आ गया, और -x + 2। फिर आपने किया x के साथ, अगर आपने x के साथ किया तो ये आया आपके पास, -x के साथ किया प्लस आएगा, यस डायरेक्ट। -x के साथ कर रहे हो ना, अगर -x के साथ कर रहे हो तो ये आएगा -x² और माइनस प्लस x आएगा, तो प्लस x आएगा।
फिर अगेन आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये एडिशन का साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का ये वाला हो जाएगा डिलीट, और ये वाला हो जाएगा -2x और +2। फिर अगेन आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -2x और फिर आपका +2, और फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये डिलीट, तो आंसर आएगा आपका 0। तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा क्योंकि हम निकाल चुके हैं ना, वो 1 डाल के वो क्या बना था आपका सारा का सारा 0 बन गया था, यानी वो जीरोस था तो x - 1 उसका क्या बना है, फैक्टर। सपोज करो -1 करके अगर 0 आता तो x + 1 उसका फैक्टर बनता, अगर 2 डाल के 0 आता तो x - 2 उसका फैक्टर बनता। तो सारा का सारा फैक्टर थ्योरम का क्या है, हमारा लॉजिक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर तो मेरे को पता चल गया, 2 फैक्टर मैं यहाँ से निकालूंगा। ये जो इक्वेशन है ना x² -x - 2, यहाँ से 2 फैक्टर निकालूंगा, और इसको मेरे को सॉल्व करना तो आता है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, इसको सॉल्व करने का तरीका था कि आपको क्या चाहिए बच्चे, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, -2 चाहिए, और ऐड करके कितना चाहिए, -1 चाहिए। ये वाला मल्टीप्लाई करके चाहिए, ये वाला ऐड करके चाहिए। तो बताओ कोई ऐसे 2 पेयर, कोई भी ऐसे 2 पेयर बताओ जो मल्टीप्लाई करके तुम्हें 2 दे दें, तो 1 और 2 ही आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अब कौन सा पॉजिटिव का आएगा कौन सा नेगेटिव का, ये देखना है हमें, है ना। तो आई थिंक -2 लो और +1 लो, ऐसे -2 ले लो +1 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे -1 बन जाएगा। तो स्प्लिट कर दो मिडल टर्म को, x² -2x + 1x और -2, ऐसे स्प्लिट कर दो। अब पहले 2 से कुछ कॉमन निकाल लो, x कॉमन आ जाएगा, x - 2 अंदर बचा, यहाँ से +1 कॉमन निकालो, x - 2 अंदर बचा, तो x - 2 और साथ में आ जाएगा x + 1, ये 2 फैक्टर बनेंगे। और एक फैक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, वो कौन सा है, x - 1, यानी अभी जो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, 2 फैक्टर मैंने और निकाल लिए, x - 2 और x + 1 = 0। अब ये फैक्टराइज हो गई। तो इतना लंबा मेथड है फैक्टराइज करने का, किसको, क्यूबिक को, और वो सारा का सारा कंसेप्चुअल है। फर्स्ट आप फाइंड आउट करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर मिल गया तो एक फैक्टर से उसको डिवाइड कर दोगे आप किसके साथ, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल के साथ, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी क्वोशंट में। क्वोशंट वाली क्वाड्रेटिक को फिर से क्या कर लेना, फैक्टराइज कर लेना, तो 2 फैक्टर वहाँ से बनेंगे, एक फैक्टर आप हिट एंड ट्रायल से बना चुके होंगे, तो तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आपका = कितना आना चाहिए, 0। यानी इस पूरी इक्वेशन को अब मैं कुछ ऐसे लिखूंगा तब भी चलेगा, इसको सॉल्व करोगे ना अंदर तो यही इक्वेशन बनने वाली है सेम टू सेम। तो यहाँ से या तो x - 1 = 0 हो जाएगा, या तो x - 2 = 0 हो जाएगा, या तो x + 1 = क्या हो जाएगा, 0। तो एक तो वैल्यू आएगी इसकी +1, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी 2, और एक वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। यानी इसके कितने जीरोज आए बच्चे, 3, और 3 जीरोज आने का मतलब है अगर मैं x की वैल्यू 1 भरता हूँ इस वाले पोलिनोमियल में तब भी आंसर 0 आएगा, अगर 2 भरता हूँ तब भी 0 आएगा x की जगह, अगर आपका -1 भरता हूँ तब भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 3 इसके क्या आएंगे बच्चे, जीरोज आएंगे। तो आई थिंक ये वाला क्लियर हुआ कि आपका 3 जीरोज आएंगे इसके, है ना, सही है, ये 3 जीरोज है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि क्यूबिक का कैसे करना है। क्यूबिक का थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, और मैक्सिमम जो यूज़ होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए, क्यूबिक भी आना चाहिए। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंथी उसने बनाना है, लेंथी तो नहीं बोलूँगा, ट्रिकी बनाना है, यानी अगर तुमसे उसने ये भी कंफर्म करना है कि क्या तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना आता है, सेकेंडली तुम्हें ये फैक्टर थ्योरम का नॉलेज है कि नहीं, और तुम्हें थर्ड तुम्हें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करना आता है कि नहीं। तो ये तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तीनों का क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। आपको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड भी पता होना चाहिए था कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। सेकंड, जब आपने वो लगा लिया तो आपको फैक्टर थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए कि क्या आपका ये फैक्टर बनेगा। अगर 1 से 0 आया तो x - 1 फैक्टर है, अगर 2 डाल के 0 आ रहा है तो x - 2 फैक्टर है ना, वो सारा कुछ हमने सीखा है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ के ऊपर। तो अब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के ना, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ्स में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना आपका, उसका स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है।
जो लीनियर पोलिनोमियल होगा उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पर ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन, लीनियर का स्ट्रेट लाइन। और लीनियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, मतलब जब भी वेरिएबल की पावर क्या होगी उसमें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, तो लीनियर में मैंने ये समझ लिया कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, लीनियर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर मैं बात करूं, अगर डिग्री 2 होगी, यानी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वार्टिक पोलिनोमियल है, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उन सब में आपके पास क्या बनेगा बच्चे? कर्व वाला ग्राफ बनेगा। सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा बनाता है आपका? लीनियर। बाकी सब में जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा? कर्व वाला ग्राफ बनेगा। तो जो पहले कांस्टेंट फंक्शन को भी देख लेते हैं ना, लीनियर तो बाद में आएंगे। कांस्टेंट फंक्शन, अच्छा कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि आपका जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0, यानी वेरिएबल की डिग्री 0। तो बताया था ना मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको एक्सप्लेन किया था। 5 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 4 इज द आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें x की पावर क्या होगी? 0, यानी 4x की पावर 0, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सपोज करो मैं ये पूछ लूँ कि आपको x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना है। x इज इक्वल टू 4 नहीं पूछो तो 4 का ग्राफ बनाना है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ बनाना है। तो 4 का मतलब ये आ गया ना, x इज इक्वल टू 4, या मतलब कांस्टेंट। सीधा ये याद रखो कि आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर मैं इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ तो ये वाला कभी भी डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो कभी भी आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो उसके कितने जीरोज होंगे? उसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। अब बताओ 4 में क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए? एक्स है नहीं ना पुट करने के लिए, एक्स है नहीं पुट करने के लिए, तो उसमें आपका आंसर क्या आएगा? कोई भी जीरोज नहीं आएगा, कोई भी जीरोज नहीं आए। अब जीरोज का सारा मतलब ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जोड़ के देखना है। अगर 1 0 आएगा तो मतलब आपका जो ग्राफ है एक पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। अगर 2 जीरोज आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर 3 जीरोज आए तो आपका जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो बस यही कंसेप्ट है, जितने नंबर ऑफ जीरोज उतनी बार ही आपका ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज वो कितना आएगा था? 0, कोई भी जीरोज नहीं था, क्योंकि ये क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये आपका डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सेकेंडली, लीनियर फंक्शन पे चलें, लीनियर पॉलिनोमियल पे चलें, तो इसमें डिग्री कितनी आती है? डिग्री आती है 1। अगर डिग्री 1 आएगी तो इसके जीरोज भी कितने आएंगे? एक जीरोज आएगा। तो ये वाला ग्राफ एक पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इन्होंने ग्राफ बनाया भी है, और ये एक पॉइंट ये वाला रहा जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इजी है ना। थर्ड, क्वाड्रेटिक। अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एट मोस्ट 2 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी? 2। तो इसमें एट मोस्ट 2 जीरोज बनेंगे। अगर एट मोस्ट 2 जीरोज बनेंगे तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को। और वो 2 पॉइंट कौन से रहे? ये वाले। और ये ग्राफ कौन सा है? पैराबोलिक ग्राफ है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक में पैराबोलिक ग्राफ बनता है। वो हम ज़्यादा डिस्कस किस में करेंगे? क्वाड्रेटिक में। जब क्वाड्रेटिक चैप्टर चलेगा तो उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा ये वाली चीज़ आपके साथ। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आने का मतलब है 2 पॉइंट्स के ऊपर आपका ग्राफ क्या कर रहा होगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और वो ही पॉइंट आपके जीरोज होते हैं। जैसे जो हम निकाल रहे थे ना पहले, एक्स की वैल्यू 1 2 ऐसे -1, वो ये वाले पॉइंट ही होंगे, यानी ये वाले पॉइंट जब अलजेब्रिक निकाल रहे हो वो ये वाले पॉइंट है। ठीक है। फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री 3। अगर डिग्री 3 होगी वो 3 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा? कट करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को। तो ये भी समझ आ गया। क्वार्टिक,
क्वाड्रेटिक का मतलब है आपके पास डिग्री कितनी आ जाए 4, क्वाड्रेटिक में डिग्री 4, डिग्री 4 आएगी तो वो 4 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा बच्चे, कट करेगा एक्स एक्सिस को। और ये है आपके पास क्वांटिक, QUINTIC, क्वांटिक फंक्शन। ये मैंने करवाया नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख लेना। डिग्री 5 के लिए क्वांटिक बोला जाता है और इसमें कितने जीरोज आएंगे, 5, इसमें 5 जीरोज आएंगे। 5 जीरोज का मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा वो 5 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। ग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी समझना है कि ग्राफिकल वे से क्या मतलब होता है जीरोज़ का। तो जो जीरोज़ आती हैं, जितनी जीरोज़ आएंगी उतनी बार ही आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। और जो उन जीरोज़ की वैल्यू होगी वो वही होंगी जहाँ पे आपका ग्राफ क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, वो ही पॉइंट होते हैं वो जीरोज़। आई थिंक क्लियर हो गया आपका ये वाला कंसेप्ट। तो आगे चलते हैं। जो मैंने बोला वही है बच्चे, इसमें भी कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। जो मैंने बताया था वही बोला इसने कि अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसके एटमोस्ट 1 जीरो आएंगे, यानी 1 जीरो आएगा एटमोस्ट। क्वाड्रेटिक होगा एटमोस्ट 2 जीरो, क्यूबिक होगा एटमोस्ट 3, क्वाड्रेटिक होगा तो एटमोस्ट 4 जीरो। इसका मतलब अगर 1 जीरो आएगा तो वो 1 पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, 2 जीरोज आएंगे तो 2 पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जब उसका क्या ड्रॉ करोगे, ग्राफ, है ना। तो वो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव है उसका, वो भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना कि मैं पूछ लेता हूँ कि सम ऑफ जीरोज बताओ। अब मैं ये वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं आपके किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, तो क्वाड्रेटिक वाले ही डिस्कस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बोला कि इसके जीरोज निकालो पहली बात तो, और फिर उसमें सम ऑफ जीरोज बताओ मेरे को क्या होगा। तो आपका जो मेरा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पहले जीरोज निकालोगे। जीरोज निकालने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे, तो एक जीरो आ गया, दूसरा जीरो आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो सम ऑफ जीरोज आपका आंसर। आप मेरे को बता दो कि सर ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज। अब मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ, तब भी आप सेम काम करोगे, यानी आप जीरोज को निकाल रहे हो, जीरोज को निकाल रहे हो आप, फार्मूला यूज़ कर रहे हो कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जीरोज फाइंड आउट कर रहे हो और फिर उनका प्रोडक्ट यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता रहे हो कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पर इसको निकालने के लिए एक रिलेशन है कि मैं इतना लेंथी ना करूं क्वेश्चन को, डायरेक्ट उस रिलेशन से निकाल लूँ। और वो रिलेशन है एक किसका, जीरोज का और आपके कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इन जर्नल अल्फा और बीटा मान लेते हैं हम जीरोज को, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसकी, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर ये बात पक्की है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जर्नल लिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया और मैं तुमसे सम ऑफ जीरोज पूछ रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे, जीरोज नहीं निकालोगे, डायरेक्ट इस रिलेशन को याद करोगे कि जब भी मैं सम ऑफ जीरोज पूछूंगा तो आंसर आएगा -b/a, यानी पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा बोलेगा कि फाइंड द जीरोज, अगर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तब तो निकालना ही पड़ेगा। पर अगर वो सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है तब वो तुम ये वाला फंडा यूज़ कर सकते हो ना। तो -b/a और -b क्या है आपका, x का कॉफिशिएंट, a क्या है आपका x² का कॉफिशिएंट। तो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूंगा तब भी चलेगा भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ b, क्योंकि कभी कभार वो क्या करता है स्मार्ट अप्रोच के साथ, b इधर ले जाता है, a इधर ले जाता है। तो a और b के ऊपर नहीं रहना है सीमित, हमेशा ये सोचना है कि a क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x², b क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x। तो जो सम ऑफ जीरोज बनेगा वो बनेगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ये बनता है। अगर पूरे ध्यान से देखो तो ये वाला फार्मूला बनेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है c/a, और c/a में आएगा आपका कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट कॉफिशिएंट, जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट होगा उसका, और आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x² फिर से आ जाएगा। तो ये बनता है। तो इसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे क्या एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट यूज़ करना है और ये हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसका मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट यूज़ आप इसका कर सकते हो। तो ये सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अच्छा, यही सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यूबिक में भी आते हैं। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं बोर्ड लेवल की तो उसमें क्यूबिक वाला इग्नोर कर देते हैं, पर हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन भी आपको करवा रहे हैं ना। वैसे करने को तो मैं देखो क्वार्टिक का भी निकाल सकता हूँ, ऐसा क्वार्टिक का भी निकाल सकता हूँ, पर उतना लेंथी मैंने जाना नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वाड्रेटिक और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक पे आके क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो इन जर्नल अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा बीटा गामा ये मैंने जनरली मान लिए क्या होते हैं, जीरोज होते हैं किसके, क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो 2 ही आते थे ना, तब अल्फ़ा और बीटा ले लिया। क्यूबिक के कितने आएंगे, 3, तो अल्फ़ा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लिया, तो 3 लेने पड़े आपको। अगर 3 जीरोज आपने ले लिए और यहाँ पे क्या कर लिया आपने, क्यूबिक पोलिनोमियल को कंसीडर भी कर लिया, तो उसमें सम ऑफ जीरोज क्या आते हैं। अब क्वेश्चन यही पूछेगा, वो सम ऑफ जीरोज बताओ। और अगर सम ऑफ जीरोज वो पूछेगा तुमसे तो तुम क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे कि सर इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जीरोज करने के लिए आपको पहला जो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक को फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 3 आपके पास क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। फिर तीनों का सम करोगे तो आप आंसर बता दोगे सर ये आंसर आया। पर डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, रिलेशन याद होना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी बन जाएगा। तो अगर सम ऑफ जीरोज उसने पूछा ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आंसर आएगा बच्चे माइनस वी वाई ए, सेम इसमें और इसमें सेम। और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आता है अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट, तो वो आएगा आपके पास सी वाई ए और डी वाई ए, माइनस डी वाई ए, माइनस डी वाई ए। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना, सी वाई ए है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस मत लिखना। और अगर 2 का प्रोडक्ट है, जैसे अल्फ़ा बीटा, फिर उसमें ऐड कर दिया बीटा गामा, फिर उसमें ऐड कर दिया गामा अल्फ़ा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, फिर आंसर आएगा सी वाई ए। तो ये आपको रिलेशन याद कर लेना है कि जब भी अगर मैं 2 जीरोस की बात करूं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए आता है और अल्फ़ा बीटा सी वाई ए आता है। अगेन बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है क्योंकि कभी कभार वो उसमें कोफिशिएंट में उलझाता है क्वेश्चन को, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है क्रिएट। और अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें आपके पास क्या है बच्चे, 3 जीरोज बनेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सेम माइनस बी वाई ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सी वाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस डी वाई ए। और इसमें भी आपको समझ आना चाहिए डी क्या है, डी है कांस्टेंट टर्म, डी इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये सारी क्लियरिटी होनी चाहिए भाई माइंड में ना, तभी ये वाले फंडे तुम लगा सकते हो। तो आई थिंक ये वाला रिलेशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर मानो मैंने 2 जीरोस तुम्हें दे दिए और तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक मैं क्या पूछ रहा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रहा था, मैं बोलता फाइंड द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, अब मैं बोलूँगा 2 जीरोस मैंने तुम्हें दे दिए, आप इसकी हेल्प से, इन 2 जीरोस की हेल्प से मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के बताओ। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, जीरोज मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले मैं क्या पूछता था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने तुम्हें दे दिया, इसके जीरोज निकालो। अब मैं बोल रहा हूँ जीरोज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो ना। तो इसके लिए एक फंडा होता है, एक फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कभी भी अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of polynomial, then polynomial is, तो पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इस फार्मूले से तुम निकाल सकते हो। फिर अगेन तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में नहीं करना, तो आपकी खुद को समझने के लिए कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें आप फिर से क्या करना, उसको फैक्टराइज करना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आपके जीरोस वो सेम ही बनेंगे।
तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर जीरोस गिवन हो तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है क्योंकि पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। अब कन्वर्जन है इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, आई थिंक लास्ट टॉपिक है ना ये, यस लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। तो कुछ कन्वर्जन है, कभी कभार वो क्या पूछ लेता है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अब आपके लिए कन्फ्यूज़न ये हो गया कि हमने अल्फा प्लस बीटा के लिए शॉर्टकट पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा के लिए भी क्या पढ़ा है, शॉर्टकट पढ़ा है, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए शॉर्टकट तो नहीं पढ़ा। तो इसमें वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ हो सकती। फिर आप बोलोगे कि सर फिर तो अल्फा निकाल लेंगे, बीटा निकाल देंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेंगे, तो वो लेंथी ही पड़ेगा। पर इसका भी एक शॉर्टकट है, और इसका शॉर्टकट ये है कि आप इसको चेंज कर लोगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। यानी मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना लिख के ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, तब भी एक ही बात है। अब एक बात क्यों है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाली साइड को सॉल्व करूंगा तो यही आएगा आंसर में, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया कि सम ऑफ जीरोज बना लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बना लिया। है सेम ही, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो तब भी एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखो तब भी एक ही बात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनेगा। और यहाँ पे भी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है, यानी दोनों का मतलब सेम होता है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। और लिखने का जैसे ही तरीका अलग हो गया तो यहाँ पे तुम क्या डाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस माइनस बी वाई ए, यहाँ पे तुम क्या डाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी सी वाई ए, तो इजी बन जाएगा ना। तो ये समझ गए क्या तुम, तो ये ही आएगा आपका। देखो ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडली अगर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात करूँ तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी पूछ लिया तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी सेम ही होते हैं। आपको जस्ट लाइक का फॉर्मूला याद कर लेना है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे अगेन, अगर आप इस साइड को सॉल्व करोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ऐसे आएगा, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अगेन इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या बनेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आई थिंक क्लियरिटी आ रही है ना, क्लियरिटी आ रही है, ऐसे लिख सकता हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। तभी इस टॉपिक का क्या नाम है कि कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, कि कन्वर्जन कर रहे हो किस टर्म में, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। कुछ भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको चेंज कर दोगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड, दोनों हमने कर लिए। थर्ड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यह है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इन्होंने लिखा है कि कभी ऐसा पूछ ले अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और मैंने तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स तो करवाया, डिफरेंस ऑफ जीरोस नहीं करवाया ना, डिफरेंस ऑफ जीरो नहीं करवाया। तो इसको भी आपको किसका फार्मूला पता है, सम ऑफ जीरो का पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का पता है। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा नहीं सॉरी 4 अल्फ़ा बीटा आएगा ना, 2 बार माइनस होंगे वो, 4 अल्फ़ा बीटा। अगेन मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। तो इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये क्या बन जाएगा अगेन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। तो मैं कभी भी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, उसको लिख सकता हूँ, देखो क्या लिखा मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद करना है। अगर फोर्थ कन्वर्जन की बात करूं तो ये भी आपको याद कर लेना है, बल्कि इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से कम है फोर्थ वाले के। पर इसमें क्या किया था इन्होंने, इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इसमें ये इसी का ही क्या है, ये एडिशनल है ना, इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में डाल दिया। मतलब आपने इसको पहले चेंज कर लेना है, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो दोगे। अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला बना लो, ये तो लिखा तो है, बस अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। अब तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ आ गया, ये वाला फार्मूला लगाया, बस अल्फ़ा की जगह क्या भरा है, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की जगह क्या भरा है, बीटा स्क्वायर। अगेन आपके पास फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऐसा कुछ बना, सेम टू सेम डाल दो, किसमें, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में डालोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 2, और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही मैंने लिखा है। तो आप इसकी जगह कभी भी ऐसा लिख दोगे तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप चेंज कर लोगे, यहाँ पे माइनस बी वाई ए आ जाएगा, यहाँ पे सी वाई ए आ जाएगा, यहाँ पे सी वाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो सारा का सारा कन्वर्जन हो गया, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड जो पूछ रहा था मैं क्वेश्चंस, वो सारा का सारा आपने किस में चेंज कर दिया, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या कर दिया बच्चे, चेंज कर दिया। तो इतना सा कंसेप्ट है जो आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा इजी और नहीं कर सकता मैं इस चैप्टर को, बहुत इजी तरीके से मैंने करवाया है। तो बताना आपको समझ आया कि नहीं। तो इस सब में हमने क्या सीखा है बच्चे, पॉलिनोमियल सीखा है, और पॉलिनोमियल में इतना बेसिक आपका सफिशेंट रहेगा एसपीआई के लिए। इससे ज़्यादा आपको जाने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप लगाओगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में, है ना। पहले वाला चैप्टर भी हमने नंबर सिस्टम आपका फिनिश कर दिया है, तो हो सकता है एक लेक्चर के बाद आपका पॉलिनोमियल भी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, क्योंकि अभी जो बचता है हमारे पास वो क्या बचता है बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बचता है। तो आपने क्या करना है, ये जो मैंने बेसिक करवाया है बिल्कुल मज़े से करवाया है, बिल्कुल स्लोली करवाया है, ताकि तुम्हें हर चीज़ें समझ में आए। तो बेसिक पे ज़्यादा काम करना है। बेसिक के बाद जब भी क्वेश्चन लगाएंगे वो तो स्पीड में लगाने हैं, है ना, वो स्पीड में लगाएंगे। तो एक लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके जो भी हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपका ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। फिर चलेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी चैप्टर होगा वो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।